नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात पे आपका स्वागत है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पत्ते बिछने शुरू हो गए हैं। मिशन 2027 के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के तमाम राज्यसभा लोकसभा के सांसदों के साथ एक बैठक की। संगठन की मजबूती, गठबंधन की पेचीदगियां, असदुद्दीन ओवैसी जैसी नई चुनौतियां, एसआईआर के नाम पर वोट कटने का मुद्दा, पीडीए वोट को एकजुट रखने की रणनीति से लेकर पंचायत चुनाव की तैयारी और हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार को टिकट जैसे मुद्दों पर गहरी माथापच्ची हुई। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी तकरीबन 10 साल से यूपी की सत्ता से बाहर हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने उन्हें एक ठोस आत्मविश्वास दिया है। चुनौतियों के इस चक्रव्यूह से निपटने के लिए अखिलेश यादव का आखिर क्या है प्लान, समझते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक से। कुमार, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल से बड़ी हल्ला था इस मीटिंग को लेकर कि अखिलेश यादव मीटिंग कर रहे हैं, क्या हुआ इस मीटिंग के अंदर? नीरज, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही ऐसी मीटिंग थी जिसका एक बज़ बना हुआ था। नेचुरल है, अभी अपने 40 से ज्यादा तमाम सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को अखिलेश यादव ने बुलाया था और सभी को बोलने का मौका भी दिया। जितने लोग थे सभी ने कम शब्दों में अपनी बातें रखी, क्या कंसर्न्स हैं, क्या उनकी चिंताएं हैं, 2027 को लेकर क्या होना चाहिए। देखिए, जो मुख्य मुद्दे थे, पॉलिटिकल मुद्दों पर आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जो अपनी तरफ से एक एजेंडा सबके सामने रखा था कि ये आने वाले चुनाव के पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इस एसआईआर में कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके वोटर्स कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो एसआईआर पर की ये शुरुआत थी कि भाई तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्र में देखें कि उनका वोट कहीं से भी कटना नहीं चाहिए। और ये भी था कि उनका कहना था कि चाहे चुनाव आयोग हो या बीजेपी, इस एसआईआर को लेकर बड़ा खेल कर सकती है, इसलिए आप सभी लोग अलर्ट रहें और एक एक आदमी अपने नीचे के जितने भी उनके जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी पार्टी के अधिकारी हैं जो उनसे टच में होते हैं या जो स्ट्रक्चर है, उसके जरिए एसआईआर को लेकर हर कोई अलर्ट रहे और हर कोई देखे। तो एसआईआर को लेकर के ये बात थी। इसके अलावा अभी आने वाले हैं पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में जो प्रधानी के चुनाव है, उसमें वोटर लिस्ट का क्या है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटर लिस्ट में उनके लोगों के नाम नहीं है। इन तमाम चीजों पर भी चर्चा हुई और साथ साथ ऐसे जिले जहां पर बीजेपी पिछली बार चूंकि सत्ता में रही, बीजेपी मजबूत है, तो सबों से ये फीडबैक भी लिया गया है कि भाई पंचायत चुनाव में जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको आप लोग चुनने में मदद करें, अपने लोग लड़ाएं, अपने लोग जिताएं, इसकी बजाय वो वैसे कैंडिडेट को ढूंढे। हो सकता है कि आपका विरोधी ही क्यों ना हो, लेकिन वो समाजवादी पार्टी की जीत तय कर सकता है, तो वैसे लोगों को ढूंढ करके गए। लेकिन एसआईआर, पंचायत चुनाव, इसके अलावा जो और चर्चा थी, जो पार्टी की तरफ से कहा तो नहीं गया था, लेकिन ये था कि इस पर उनकी लाइन हो सकती है कि जो वोटर, जो वोट वर्ग उनके साथ जुड़ा है, खास करके जो दलित और नॉन यादव ओबीसी है, उसको जोड़ने के लिए हर सांसद ने अपने अपने यहाँ क्या किया, क्योंकि उनके वोट से ही कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी जीत मिली है। तो क्या कहीं उनके भीतर कोई नाराजगी तो नहीं है, वो कहीं बिखर तो नहीं रहे, बीजेपी का क्या गेम प्लान है, ये तमाम बातें हुई। इसके अलावा पश्चिम के कुछ लोगों ने चंद्रशेखर का भी मुद्दा उठाया कि चंद्रशेखर भी एक चुनौती की तरह उठ रहे हैं और पश्चिम के कई इलाकों में वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट का मतलब ये कि वो अपनी तरफ लुभा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानी के चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव तक बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें अगर हम लोगों ने नहीं टिकट सही से बांटा तो वो उधर का रुख कर सकते हैं। और कुछ ऐसी ही चिंता एमआईएम को लेकर भी मिली है। मैं आता हूं एमआईएम पे। मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाला था कि बीएमसी चुनाव में जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके प्रदर्शन को लेकर बड़ी चर्चा है, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के, मुंबई में समाजवादी पार्टी के जो एक परंपरागत किले में सेंध लगा दी। इससे पहले बिहार के सीमांचल इलाके में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बढ़िया प्रदर्शन लगातार दूसरी बार किया।
तो क्या यूपी में उन्हें चुनौती के तौर पर देखते हैं अखिलेश? क्योंकि बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से मुंबई में अखिलेश यादव को सीधे सीधे निशाने पर ले रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, तो बीएमसी चुनाव के बाद उनका टारगेट उत्तर प्रदेश चुनाव हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर यह तो सच है कि एमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर अब उत्तर प्रदेश है। उसके पहले हो सकता है बंगाल में भी वो लड़े, लेकिन हमारे लिए चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव महज 1.25 साल के आसपास इसमें वक्त बचा है, और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब है। आप देखें तो बीएमसी के चुनाव में सपा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। मुझे लगता है कि वो अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई, और ये चिंता दोहराई गई है। बिहार में एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया, बीएमसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, और अब हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश है जहां पर कि अगले चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में एमआईएम के लिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश एक नया उर्वर ग्राउंड है, बना हुआ है मैदान पॉलिटिकल, और ऐसे में चिंता स्वाभाविक है, और ये चिंता उठी भी है। अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 2024 में उसने अपने वोट बैंक के साथ साथ दूसरों को जोड़ा, अब उनके ऊपर यह खतरा मंडरा रहा है कि कहीं उनका अपने वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी सेंध ना लगा ले। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में भी एक सांसद ने ऐसी चिंता जताई है। हालांकि जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो नेतृत्व है उनकी तरफ से ये श्योर किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी स्थिति बिहार और बीएमसी की स्थिति अलग है, और यहां पर हम लोग उनसे निपट लेंगे, उस पूरे मामले को देख लिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बाहर भी निकले कुछ सांसदों ने ये बात कही है कि मीटिंग में ये बात उठाई गई है, तो ये बात जरूर मानना चाहिए कि आज के इस सांसदों की मीटिंग में अगर पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो 2 नेताओं के नाम उभरे हैं, और जो इन 2 नेताओं के नाम उभरे हैं इसमें ये माफ कीजिएगा, ये माना जा सकता है कि ये कॉज ऑफ कंसर्न समाजवादी पार्टी के लिए है। और इन दोनों नेताओं को लेकर जो चर्चा हुई है, हालांकि बहुत व्यापक विस्तृत चर्चा नहीं हुई है, लेकिन रेफरेंस के तौर पर ये नाम उभरे हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन आज की मीटिंग में सबको बोलने दिया गया है, सबने अपनी अपनी बात रखी है। तो जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक एक सांसद ने ऐसी बात कही है, और अखिलेश यादव ने उसका जवाब भी दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या असदुद्दीन ओवैसी जब सचमुच उत्तर प्रदेश के लिए अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो समाजवादी पार्टी कैसे निपटती है। मुझे लगता है कि जो ये आने वाला प्रधानी का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसमें भी अगर कहीं ओवैसी उतरे तो वो एक कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने का एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये चिंता उठी, लेकिन पार्टी नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि हमारे हालात जो हैं वो सीमांचल जैसे या महाराष्ट्र जैसे नहीं हैं, हम यहाँ पर उनसे निपट लेंगे। तो ये इसका क्या मतलब है, आप हमारे दर्शकों को समझे, क्यों नहीं ये हालात हैं? मुस्लिम वोटर का विश्वास वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में दिखा है, यहाँ क्यों नहीं दिख सकता है? नीरज, देखिए, पार्टी का मानना है, खास करके सपा के भीतर मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई कंफ्यूजन नहीं, या तो बीजेपी और उसकी अलाइज है यानी एनडीए है, या फिर समाजवादी पार्टी है। यहां पर तीसरे के लिए कोई स्कोप नहीं है। 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट पर आपने पिछले चुनाव में देखा कि नगीना को प्रेस्टीज का चुनाव बनाया था चंद्रशेखर रावण ने, और सिर्फ 1 सीट पर लड़े तो दलितों ने उन्हें जिताया, लेकिन उनका इंपैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि चाहे बिहार हो, बिहार में बहुत कंफ्यूजन रहा है। कंफ्यूजन इस सेंस में रहा है कि मुस्लिम वोट किधर जाएगा, क्या वो नीतीश के साथ भी रह सकता है, क्या वो सिर्फ वहां पर कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही रहेगा, या फिर एमआईएम अपने उस इलाके में जहां उसने पिछले बार भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, क्या उसको दोहरा पाएगी। तो एमआईएम का एक ग्राउंड बिहार में है। बीएमसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा कि आखिर शिवसेना कौन है, शिवसेना हमारी कितनी हितैषी हो सकती है। वहां कांग्रेस अलग लड़ रही थी, वहां एनसीपी अलग लड़ रही थी। तो तमाम जब वहां कंफ्यूजन फैला, तो सपा का कहना है कि जहां कंफ्यूजन है वहां तो
असदुद्दीन ओवैसी अपने पैठ बनाने में सफल है। लेकिन जहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहां बिल्कुल लाइन क्लियर है कि बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ कौन, वहां सपा को लगता है कि मुसलमानों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 2027 में भाजपा को हटाने के लिए, योगी के हटाने के लिए जो ऑल्टरनेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन होगा। ऐसी स्थिति में कोई भी अपना वोट एमआईएम को सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों के नेता हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करते हैं, तो मुसलमान अपना वोट उनको दे देगा। सपा को लगता है कि ऐसा नहीं होगा और मुझे लगता है कि इसमें भी काफी वक्त है। कुछ ना कुछ सपा के भीतर चिंता की लकीरें हैं, तो कैसे एड्रेस करेंगे इस पर बड़ी नजर रखनी होगी कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक अगर इस वोट ने हलचल मचाई है तो क्या महज इग्नोर कर देने से ये वोट सपा के पास रहेगा या सपा के पास कोई और ऑल्टरनेट इसका प्लान है, ये इंपॉर्टेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सप्लीमेंट्री सवाल और इसी मुद्दे पर लूंगा क्योंकि काफी डिस्कस हो रहा कि आज न्यूज एजेंसी एएनआई पर मैं एक बाइट देख रहा था असदुद्दीन ओवैसी की, इस सवाल पर कि उनकी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है, तो वो बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है इसको लेके। वो कहते हैं कि लगता रहे आरोप, लेकिन हमारे लड़ने से एक इनबैलेंस पैदा होता है, एक असंतुलन पैदा होता है और मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई के लिए जो नुकसान उन्हें हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम ये असंतुलन पैदा करेंगे और लड़ते रहेंगे। तो वो बहुत क्लियर हैं अपने एजेंडे को लेकर और चुनाव मैदान में उतरने को लेकर। नहीं, बिल्कुल आप उनके बयान से देखिए, वो ये चाहते हैं कि एक असंतुलन रहे। अगर असंतुलन रहेगा तब उनके जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं एक किनारा तलाशेंगे और शायद असदुद्दीन ओवैसी इसीलिए अपोलोजेटिक नहीं है कि उन्हें लग रहा है कि आप मेरे ऊपर चाहे जितने भी आरोप लगाओ, मैं जो बातें कह रहा हूं मेरे मतदाताओं तक, मेरे वोटर तक वो बात सीधी पहुंच रही है। ये अलग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो अपना एजेंडा है, नेचुरल है कि वो पूरी तौर पर अपनी कंस्टिट्यूएंसी को ही एड्रेस करते हैं। उन्हें लगता है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां जहां उन्होंने अपने कंस्टिट्यूएंसी को, अपने लोगों को, मुसलमानों को सीधा एड्रेस किया है, सीधा मुसलमानों के नाम पर वोट मांगा है, वहां उनको सफलता मिली है। और जब वो ये बात कहते हैं कि हम चाहते हैं क्या संतुलन रहे, तो याद करिए कि बसपा के वक्त में भी बीएसपी चाहती थी कि कोई स्थिर सरकार ना बने, कोई ऐसी एक तरफा मेजॉरिटी नहीं आए। अगर वो फ्रैक्चर्ड मेजॉरिटी रहेगी, फ्रैक्चर मैंडेट रहेगा, तो नेचुरल है कि उसमें छोटे दल, ऐसे दल जो कास्ट बेस्ड हैं, ऐसे दल जो छोटे छोटे गठबंधनों के जरिए जाते हैं, उनकी कह सकते हैं कि उपयोगिता बढ़ती है। तो कभी भी जब पॉलिटिकल सिचुएशन फ्लूइड होगा, कोई एक तरफा चीजें नहीं होंगी। जो मैं महाराष्ट्र में देख रहा था कि महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, कोई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। वहां का सिचुएशन फ्लूइड था, बीजेपी और एनडीए के खिलाफ सभी अलग अलग लड़ रहे थे। तो नेचुरल है कि ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को फायदा मिलना था और बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, तो उन्हें उसका फायदा मिला। अखिलेश यादव इसी बात पर कह रहे हैं कि यहां कोई सिचुएशन फ्लूइड नहीं है, यहां वो असंतुलन नहीं है जिसकी बात असदुद्दीन ओवैसी ने एएनआई के साथ बातचीत में कही है। तो नेचुरल है कि अगर वो चाहेंगे कि यहां भी एक असंतुलन रहे, कंफ्यूजन रहे, ताकि मुसलमान फिर अपने हिसाब से वोट कर सके, फिर उसको ये एक तरीके का फ्रीडम हो कि भाई हम किसी और को भी चुन सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि जब ये बात बिल्कुल साफ रहेगी कि भाई आमने सामने की लड़ाई है, अमूमन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार आमने सामने की ही लड़ाई दिख रही है, क्योंकि बीएसपी जो है वो काफी मार्जिनलाइज हो चुकी है, तो ये अखिलेश यादव को भी सूट कर रहा है, उनके वोटर को भी सूट कर रहा है। लेकिन ये चीज शायद असदुद्दीन ओवैसी को सूट नहीं कर रही। अगर बीच में तीसरे चौथे लोगों के लिए कोई स्पेस बनेगा तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए बेहतर है। जैसे ही ये लगेगा कि बीजेपी अकेले जीत सकती है और उसकी ऑल्टरनेट के तौर पर एकमात्र समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, सपा या कांग्रेस का, तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि तब मुसलमान वोट इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब ये कहना भी मुश्किल है कि क्या मुसलमान सिर्फ ये सोच करके ही वोट करेगा कि बीजेपी को हराने के लिए वोट देना है, या फिर अपना भी लीडरशिप खड़ा करना है, अपनी भी लोगों को जिताना है, या फिर असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करना है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें भी आने वाले समय में डिस्कस जरूर होंगी।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात है। एक और चर्चा काफी दिनों से चल रही थी, कई महीनों से, हफ्तों से चल रही थी कि अखिलेश यादव इस बार जो है वो साल भर पहले अपने कैंडिडेट फाइनल कर देंगे, 6 महीने पहले अपने कैंडिडेट फाइनल कर देंगे। मेरे साथ एक कार्यक्रम में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा था कि हाँ, साल भर पहले ही कर देंगे। तो क्या इस तरह की कोई बात हुई है कि भाई ये ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ताकि अपनी तैयारी कर सकें लोग, बहुत पहले ही क्लैरिटी दे दी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये एक कोशिश जरूर हो रही है कि समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट तय करके ऐलान कर दे। देखिए, ऐलान करेगी कि नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि सपा ऐलान करेगी, लेकिन अखिलेश यादव लगातार मीटिंग दर मीटिंग अपना मन बनाते जा रहे हैं हर सीट पर कौन उनका नंबर 1 का कैंडिडेट होगा। तो जो उनका स्ट्रक्चर है वो साफ दिखाई देता है कि वो हर सीट के लिए अखिलेश यादव के मन में 2-3 उम्मीदवार हैं, और लगातार जब वो मिलते हैं और हर सीट पर जब चर्चा करते हैं, और जो अलग अलग क्वार्टर से वो चर्चा कर रहे हैं कि हर सीट पर उनके पास उम्मीदवारों की एक फहरिस्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड अखिलेश यादव ये तय करते जा रहे हैं कि कौन किस सीट पर सबसे मजबूत कैंडिडेट उनका हो सकता है। ये उन्होंने पिछले चुनाव में भी किया था, ये इस चुनाव में भी वो करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनने में जरूर आएगा कि अखिलेश यादव ने हर सीट पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि वो अपने उम्मीदवार का ऐलान कतई तब तक नहीं करेंगे जब तक बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान होने की संभावना या ऐलान ना हो जाए। यानी कहने का मतलब बिल्कुल आखिरी वक्त तक अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट का ऐलान शायद ना करें, और करेंगे तो भी इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वो जब चाहे तब बदल दें, क्योंकि फिर बीजेपी अमूमन अपने कैंडिडेट्स नहीं बदलती। एक बार उसने कैंडिडेट दिया तो वो हारे या जीते, और मुझे नहीं याद आता है कि उसने कभी बीच से कोई कैंडिडेट बदला हो, लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में कई कैंडिडेट बदले। बिल्कुल। और ये बीजेपी को धोखा देने के लिए भी, यानी कि बीजेपी को कंफ्यूज करने के लिए भी उनकी एक रणनीति है कि किसी एक का नाम घोषित कर दो या उसका नाम काफी फैला दो, बीजेपी उसी हिसाब से अपना कैंडिडेट दे दे। लेकिन जैसे ही बीजेपी कैंडिडेट देती है, उन्होंने कई बार चेंज किए। तो मुझे लगता है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक उनके बैक ऑफ माइंड ये चलता रहता है कि बीजेपी के कैंडिडेट के हिसाब से अपने कैंडिडेट दो। तो उनके दिमाग में सीट दर सीट कैंडिडेट तय होते जा रहे हैं, वो लगातार कर भी रहे हैं, उस पर मंथन भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वो कैंडिडेट्स का ऐलान बिल्कुल आखिरी वक्त में करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो गठबंधन है, खास करके कांग्रेस से जो गठबंधन की बात होगी, बिल्कुल आखिरी वक्त तक जाएगी। बिल्कुल, आपने कांग्रेस की बात की, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पंचायत चुनाव पर लेना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहली चुनौती तो पंचायत चुनाव की ही आएगी, चुनावी चुनौती की शक्ल में। तो समाजवादी पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो किस तरीके से है? नहीं, एक बार जरा सवाल दोहरा दे। मैं शायद पंचायत चुनाव की मैं बात कर रहा हूं कि जो चुनावी चुनौती है वो तो पंचायत चुनाव की ही है आने वाले 2-3 महीने में। तो पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? क्या इस मीटिंग में कोई बात हुई? क्या कोई रणनीति है? देखिए, मुख्य तौर पर लोगों से पंचायत चुनाव के बारे में ही चर्चा रही। ज्यादातर लोगों से जो सुना गया, जो अखिलेश यादव ने सबको बोलने का मौका दिया, वो यही था कि पंचायत चुनाव एक तरीके का सेमीफाइनल होगा। इसमें अपने लोग, जो अपने मजबूत लोग हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे बीडीसी का हो, चाहे जिला परिषद अध्यक्ष का हो, चाहे जिला परिषद सदस्य का हो, ऐसे जितने भी चुनाव के लोग हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है, विधायक के बाद के ये बड़े अहम चुनाव हैं, तो उनका कहना है कि इसे लेकर के पार्टी के भीतर किसी भी तरह का कोई कलेश नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए आज की ये बैठक भी इंपॉर्टेंट है कि जो सांसद हैं वो अपने अपने परिवार से बाहर भी सोचें, और पार्टी का की जो अपनी एक पीडीए जो उन्होंने बनाया है उसका भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि जो जिस इलाके में जितना मजबूत है सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को लेकर के आ जाए, और अगर उसको टिकट ना मिले तो उसके बाद फिर वो विरोध करना शुरू कर दे और अल्टीमेटली नुकसान समाजवादी पार्टी का हो जाए। तो समाजवादी पार्टी का मानना है कि ये चुनाव ऐसा है जो मेक और ब्रेक का है, यानी कि अगर कोई एक नाराज होकर के चला गया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो पंचायत चुनाव तक ही उसकी नाराजगी रहेगी, उसकी नाराजगी बढ़कर विधानसभा चुनाव तक जा सकती है। वो हमारा आदमी था, अगर वो नाराज हो गया, अगर हम न दे पाए और वो मजबूत आदमी था,
तो वो किसी दूसरे के साथ भी जा सकता है। तो इन तमाम बातों को वो सुनना चाहते थे। लोगों ने कुछ बातें अपने सजेशंस दिए भी हैं, लेकिन जो आज की मीटिंग है उसमें लोगों ने कहा है और उन्होंने सुना है। एसआईआर की चर्चा रही और इसकी चर्चा रही। तो मेरा अपना मानना है कि पंचायत चुनाव के पहले अखिलेश यादव मानसिक तौर पर अपने नेताओं और अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि इस चुनाव को भी एक सेमीफाइनल की तरह लड़ा जाए। कम से कम इसमें बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स हो, सपा के जो काडर हैं वो इस चुनाव में लड़ें और जीतें, और जो भी कैंडिडेट हो उसको सबका समर्थन हो, कंसेंसस हो। इस तरह की बात की कोशिश की गई है। हालांकि आने वाले समय में भी और बैठकें होंगी, सिर्फ सांसदों की नहीं, विधायकों की क्या बातें हैं, पुराने नेताओं की क्या है, संगठन का क्या है, इस तरह की बैठकें होंगी। लेकिन सांसदों को वो सुनना चाहते थे और सांसदों ने भी इन मामलों में खुलकर अपनी बात रखी है। एक और खबर पिछले दिनों हम लोगों ने उस पर चर्चा की कुमार, कि अखिलेश यादव जो है वो दलित वोट पर अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं। सामान्य सीटों पर जो प्रयोग उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया कि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार अगर मजबूत हैं, जिताऊ हैं, तो वहां पर वो उतारेंगे। तो क्या ये इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या इसे लेकर भी कोई बात हुई या आपका क्या नजरिया है इस पर? देखिए, अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं और इशारों में उन्होंने कई लोगों को तैयार रहने को भी कहा है कि चुनाव जब हो तो आप इसलिए तैयार रहें कि अगर आपकी सीट रिजर्व है, अगर आपकी सीट सामान्य है, तो भी आप लड़ सकते हैं। उन्होंने ये इंडिकेशन अपने दलित नेताओं, कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को दे रखा है। यानी कि हर वो सीट जहां दलितों की तादाद अच्छी है लेकिन वो सामान्य सीट है, अखिलेश यादव की नजर उस सीट पर है। और सिर्फ एक चुनाव जीतने का वो बात नहीं होती, वो एक बड़ा मैसेज देने की बात होती। आपने पिछली बार हम सब ने देखा कि कैसे अयोध्या पे एक सामान्य सीट पर, जिसे कह सकते हैं बीजेपी के की जो सिरमौर सीटों में से एक है, मुख्य सीट पर उन्होंने पासी बिरादरी से चुनाव लड़ाया, अवधेश प्रसाद को उन्हें जिता दिया। तो ये प्रयोग उनका सफल हो चुका है। तो ये प्रयोग वो विधानसभा में दोहराएंगे और शायद बड़ी पैमाने पर दोहराएं। बड़े पैमाने पर कहने का मतलब यह है कि ढेर सारे कैंडिडेट हो सकते हैं, और खास करके पश्चिम में, इसलिए क्योंकि पश्चिम में अखिलेश यादव का अपना जो समीकरण है, यादव और मुसलमान, जो कि उनका अपना कोर वोट बैंक है, वो पश्चिम में नहीं है। पश्चिम में अगर कुछ है तो वो दलित और मुसलमान है। ऐसी स्थिति में इसकी पूरी संभावना है कि अखिलेश यादव पश्चिम में इस प्रयोग को करेंगे और विधानसभा में ठीक ठाक विधानसभा चुनाव में करेंगे। तो ये मान लेना कि अखिलेश यादव का ये प्रयोग सफल नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये गलत मानना होगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये मालूम है कि एक प्रयोग जब सफल हो चुका है तो पश्चिम में अखिलेश यादव के पास बचता क्या है? एकमात्र मुसलमान वोट। थोड़े बहुत उनकी अगर कोशिश हो रही है तो वो गुर्जर वोटरों में हो रही है। उन्हें मालूम है कि जाट वोट इस समय बीजेपी के साथ बड़ी तादाद में जुड़ चुका है, जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ शिफ्ट हो जाने से। तो अकेले मुस्लिम वोटों पर वो रिलाई नहीं कर सकते। पश्चिम में उन्हें चंद्रशेखर आजाद से भी चुनौती है। तो उनके दिमाग में ये जरूर है कि वोट बैंक के साथ साथ स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। वोट बैंक अगर वो नहीं है तो मजबूत दलित चेहरे को ऐसे चुनाव में लड़ाना पड़ेगा जहां पर दलित और मुसलमान एक हो सकें, तो वो तगड़ी चुनौती पेश कर सकें या फिर वो जिताऊ हो सकें। तो इसके प्रयोग की बड़ी गुंजाइश है और मुझे लगता है कि शायद आने वाले वक्त में अखिलेश यादव विधानसभा में तो इसका प्रयोग पश्चिम में जरूर करेंगे। एक सवाल और, पीडीए की चर्चा किए बिना तो अखिलेश यादव पर चर्चा पूरी नहीं होगी। तो पीडीए सबसे मजबूत हथियार जाहिर तौर पर अखिलेश यादव का है। बीजेपी के पास हिंदुत्व की शक्ल में इसकी काट है। तो ये पीडीए वर्सेस हिंदुत्व की जो टक्कर है, इसको लेकर क्या चर्चा हुई या क्या किस तरह की चिंता पार्टी के अंदर है, की रणनीति है? देखिए, पीडीए का नाम तो हर दूसरे वाक्य में बोला जाता है, पार्टी के भीतर भी। और पीडीए अब इनका मूल मंत्र बन चुका है। जो समाजवादी पार्टी है वो काम चाहे कोई भी करे लेकिन नाम पीडीए का ही लेगी। तो जैसे एक उदाहरण है कि जब पूछा गया कि भाई क्या असदुद्दीन ओवैसी को भी आप लोग साथ लाएंगे, तो एक सांसद का जवाब आया कि पीडीए की मजबूती के लिए हम लोग जो चाहें, जो सबसे अच्छा स्टेप होगा हम करेंगे।
तो नेचुरल है, पीडीए तो अब सबकी जुबान पर है। और पीडीए की अगर आप बात कर रहे हैं तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो अखिलेश यादव अब पीडीए को लेकर के जो चुनाव है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, ये माना जा रहा है कि जब टिकट बटेगा तो उसका आधार पीडीए ही होगा। अब अगर पीडीए में मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसी को तो अखिलेश यादव देंगे ही देंगे, महिलाओं को देंगे तो भी आधी आबादी कहेंगे। तो पीडीए की चर्चा है और मुझे लगता है कि चूंकि 2024 का चुनाव पीडीए का उनका एक सफल प्रयोग रहा, जिस तरीके से उन्होंने अपने यादव कैंडिडेट्स को कम करके उन्होंने ओबीसी को दिया, तो ये प्रयोग उनका आगे भी जारी रहेगा। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर सचमुच वो लगातार पीडीए का प्रयोग करते रहे तो फिर बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगी। एक वक्त था जब बीजेपी मुसलमान तो नहीं लड़ाती थी, लेकिन 20% जो सीट थी वहां पर फॉरवर्ड लड़ाती थी। अब अखिलेश यादव उन सीटों पर दलितों को लड़ा सकते हैं, बहुत सारे सीटों पर। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि अगर मुस्लिम के सामने वो एक तरीके से पोलराइज कर लेती थी, लेकिन क्या अगर बीजेपी अपने उस 20% जहां वो सवर्ण बढ़ाती थी, वहां अगर दलित लड़ा दिया जाए, वहां अगर सपा कोई ईबीसी या ओबीसी लड़ाती है, तो फिर बीजेपी के पास क्या काट होगा। तो ये अब दिख रहा है कि बीजेपी भी भीतर में ही भीतर कम से कम इसके काट की बदलाव करेगी। और पीडीए की काट के लिए जो जैसा उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव में किया, आपने देखा होगा कि बीजेपी ने जो विधानसभा के 9-10 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसमें कई सीटें जहां पर कि सवर्ण दावेदार थे, उस जगह पर उन्होंने ओबीसी लड़ाए। तो ये चीजें जिस तेजी से अखिलेश यादव अपने लिए सोच रहे हैं, उसके काट के लिए बीजेपी भी सोच रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि पीडीए अखिलेश यादव किस अग्रेसिव तरीके से लेकर के आते हैं और बीजेपी किस तरीके से उसके काट को लेकर के आती है। लेकिन ये जान लीजिए कि अखिलेश यादव के पीडीए का काट बीजेपी अपने पीडीए से ही करेगी। बड़े पैमाने पर करे ना करे ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैसेज देने के लिए वो भी शायद इस तरीके से आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, दिलचस्प होने वाली है ये टक्कर आने वाले दिनों में। और दोस्तों अब ये मान लीजिए कि साल, महीने, हफ्ते जो नज़र आ रहे हो, लेकिन असल में काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हर दिन अब चुनावी राजनीति से ही प्रभावित होगा और हर पार्टी का हर कदम इसी दिशा में होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत कैसे सुनिश्चित की जाए। यानी आने वाले दिन, जैसा कुमार अभिषेक ने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कुमार अभिषेक, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।